नमस्कार। मैं फिर एक बार भाई देवघरे अपने YouTube चैनल सड़े तोड़ पर। मित्रों, आज का विषय है मोदी जी की चाल और शरद जी की सोच। इनको कोई चाणक्य जान नहीं सकता। 7 नवंबर 1966 को करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को शाप दिया था कि तेरा निर्वंश होगा, कांग्रेस पार्टी की सत्ता जाएगी और कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। मित्रों, अब वह श्राप फलश्रुत होने की कगार पर है। राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे और कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना यथार्थ करने में मोदी जी ने मोर्चा संभाला है। मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा मित्रों, मोदी जी ने गए 9 साल में कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम करके रखी है। नेशनल हेराल्ड केस, राहुल गांधी का संसदत्व जाना, अभी खैर वापस आ गए, राहुल गांधी को वायनाड जाने में मजबूर करना, दिल्ली पंजाब से कांग्रेस का सफाया होना। हालांकि इन दोनों जगह अरविंद केजरीवाल है, पर मजबूर कांग्रेस को भाजपा सत्ता में न आए इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और दोनों जगह सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसे कहते हैं शराब का प्रभाव, जो करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को दिया था। जब गौहत्या बंदी कानून लागू करने से इंदिरा गांधी ने इनकार किया था और सैकड़ों की तादाद में साधु संत पर गोलियों से भून दिए थे। इंदिरा गांधी की मौत भी गोलियों से भूनने के बाद ही हुई थी और ऐसा लगता है कि आज वह श्राप फलश्रुत होता दिखाई दे रहा है करपात्री महाराज का। राहुल गांधी की शादी न होना गांधी खानदान को निर्वंश की ओर ले जा रहा है, तो दूसरी ओर कमर कसे मोदी जी कांग्रेस का सफाया करने में लगे हैं। श्राप देने के लिए आध्यात्मिक तपस्या और आध्यात्मिक हैसियत होती है, जिसमें निस्वार्थ भाव का होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री ने आज राजनीति के खेल में वो खेला खेला है कि रणदीप सुरजेवाला के मुंह से भाजपा को वोट देने वालों के लिए श्राप निकल आया है। स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, घोर हिंदू विरोधी कांग्रेसी है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी को सलाह देने वाले को हिंदू धर्म की बहुत कम जानकारी है, यह भी सबको पता है। राजनीति में राहुल गांधी पक्व नहीं है, इसलिए भाजपा के लिए वह एक स्टार प्रचारक है और उनको इसी वजह से शायद संसदत्व बहाल होने की आशंका से आंख मिचौली नहीं खेली जा सकती। मित्रों, आप कह रहे होंगे कि गाड़ी कहां ऐसे कैसे डिरेल हो रही है। चलो गाड़ी पटरी पर लाते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। 2024 भाजपा का प्रभाव समाप्त करने के लिए I.N.D.I.A इंडिया के टुकड़े टुकड़े गठबंधन बना और भाजपा के खेमे में हलचल मच गई। लोकशाही भारत की भले ही सबसे बड़ी हो, लेकिन पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, मगर इसे इंदिरा गांधी के समय काफी सारे पार्टियों को सम्मति देकर आज का जो रूप मिला है, जो बहुत ही घिनौने तरीके से मतदाताओं का इस्तेमाल करके मतदान के बाद मतदाताओं की विचारधारा को मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है, तो फिर इसे कैसा लोकतंत्र कहेंगे हम। सबसे बढ़िया मिसाल हमारे घिनौने लोकतंत्र की दे सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति देखिए। परिपक्व लोकतंत्र मतलब सिर्फ 2 पार्टी चुनाव में आमने सामने, वोटों का सीधा सीधा बंटवारा 50% के तुलना में। जैसे अमेरिका में देखो, 2 पक्ष चुनाव के समय आमने सामने सीधा सीधा कैंपेन करते दिखते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और मतदाताओं का भी परिपक्व होना उतना ही जरूरी है। हमारे यहाँ काम और विकास के मुद्दे से ज्यादा जाति की राजनीति, आरक्षण की राजनीति, इन बातों पर ज्यादा बल दिया जाता है।
जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है ऐसा कहना मुनासिब होगा। इंडिया गठबंधन इसका सबल लोकतंत्र की तरफ अच्छा कदम है, तो भारत में दो पक्ष की तरफ से पक्षों का ध्रुवीकरण की ओर जाने की शुरुआती की दौर शुरू हो गया है। इस दिशा में शरद जी का दोनों तरफ मतलब इंडिया और भाजपा पर वर्चस्व रखने का मादा स्पष्ट रूप से नजर आता है। महाराष्ट्र में देखिए, चुनाव में मतदाताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पक्ष को नकारा, पर शिवसेना को सत्ता का लालच देकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए। महाविकास आघाड़ी भाजपा गठबंधन तोड़कर उबाठा ने कुर्सी हथिया ली। फिर तोड़फोड़ की राजनीति में माहिर भाजपा अब की बार मोर्चा देवेंद्र जी ने संभाला और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के आमदार अपने खेमे में लाकर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल किया। वैसे भी उद्धव ठाकरे को राजनीति और बजट दोनों समझ में नहीं आते, तो इसीलिए आज की ये स्थितियां हैं और ये तो होना ही था। मगर जब अजित दादा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब फिर मतदाताओं के विचारधारा की कदर नहीं की गई। इसलिए देश में सिर्फ दो पक्ष का होना जरूरी है, कोई जोड़ तोड़ नहीं और कोई मतदाताओं के खिलाफ जोड़तोड़ या तोड़ मरोड़ नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति यहां तक तो ठीक थी, मगर इंडिया संगठन देश भर में सारे पक्ष इस छत्र के नीचे आना शुरू हुए और भाजपा में मानो भूचाल आ गया। उभरी परिस्थितियों पर मात करना भाजपा की प्राथमिकता बन गई और शरद पवार जी के साथ भाजपा के नए गेम प्लान की शुरुआत हुई। इंडिया नए गठबंधन की कमान शरद जी ने संभाली और नीतीश कुमार के कंधों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट करके उनकी वाहवाही की गई। ममता दीदी, बसपा, सपा, शिवसेना, आप, तेजस्वी सारे के सारे भाजपा के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए। 50-50 की स्थिति आ जाए तो भाजपा के लिए मुश्किल स्थिति आ सकती है। भाजपा ने भाप लिया था, इसलिए महाराष्ट्र में एक नई चाल चली गई। भाजपा शिंदे सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस का आना बहुत सारे मतदाताओं को अजित पवार का भाजपा में आना रास नहीं आया, मगर समय की मांग और मोदी जी की चाल और शरद जी की सोच को कोई चाणक्य नहीं जान सकता, ऐसा खेला हो गए। मित्रों, शरद जी इंडिया गठबंधन लीड कर रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता भी कांग्रेस पक्ष को समाप्त करने की हो सकती है। मोदी जी तो कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में अजित पवार का भाजपा सत्ता प्रवेश भारत भर में सनसनी पैदा कर गया। देवेंद्र जी ने अपनी पीठ थपथपा ली कि 2019 का बदला लिया। जैसे 2019 में महाविकास आघाड़ी ने भाजपा का शिवसेना अस्तबल चुरा लिया था, उसका वाकई भाजपा ने प्रतिशोध लिया ऐसा दर्शाया गया। मगर पर्दा तब हटा जब अजित पवार और शरद पवार पार्टी का टाइटल और चुनाव चिन्ह के प्रति दो राय नहीं थी। दोनों कार्यालयों में नेतृत्व के तौर पर शरद जी की फोटो टंगी थी। ऐसी संभ्रमित अवस्था में बंगलोर इंडिया के मीटिंग का पहला दिन शरद जी ने टाल दिया तो कांग्रेस और उबाठा शिवसेना के होश उड़ गए। मीडिया और सारे भारत को कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे तो शरद पवार जी कैसे? खैर, दूसरे दिन मीटिंग में शामिल होकर शरद जी ने क्षणिक पर्दा डाला था, मगर शरद पवार न भाजपा के हैं और न ही किसी के हैं। शरद पवार अपने आप में शरद पवार है, इसीलिए दोनों नावों में सवार है। इंडिया गठबंधन भी उनके कब्जे में है और महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस काफी ऊंचे ओहदे पे है। दोनों नावों में पैर जमाने के बाद उन्होंने भाजपा को तोड़ना शुरू किया है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी। असंतुष्ट भाजपा नेता जल्द ही राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और ऐसा होना शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ
इंडिया गठबंधन भी सही तरह से चल रहा है। दरमियान अजित पवार और शरद पवार की 2-3 मुलाकातें हुई जो मीडिया से छिप नहीं पाई। वास्तव में गेम प्लान क्या है? शरद जी ने सबको अंधेरे में रखा है। संजय राउत जैसा शरद जी का चेला भी बौखला गया है। भीष्म पितामह की उपाधि देकर उपरोधिक तरीके से उनको कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। पृथ्वीराज कांग्रेस का नेता, पैरों तले पृथ्वी खसक गई है। तो प्रकाश आंबेडकर कहने लगे हैं कि शरद पवार पहले अपनी भूमिका स्पष्ट करे। एनसीपीचं राजकारण हे छुपं राजकारण होतं आणि दाखवायचे दात वेगळे, खायचे दात वेगळे अशा पद्धतीने होतं। शरद पवार एनसीपीचे आणि काँग्रेसचे शिंदे, सुशीलकुमार शिंदे असे दोघेही होते। आम्ही एनसीपीच्या संदर्भातलं समजू शकतो की त्यांचं राजकारण त्यांच्या घड्याळाप्रमाणेच आहे। म्हणजे घड्याळाला पेंड्युलम असतो, तो पेंड्युलम काही वेळेस राईटला जातो, काही वेळेस तो लेफ्टला जातो। तशा पद्धतीने असणारं एनसीपीचं राजकारण काही वेळेस लेफ्टचं आहे आणि काही वेळेस राईटचं आहे। सारे के सारे महाविकास आघाड़ी जिनकी शरद जी पर दारोमदार है पगला गया है। अब क्यों ना पगलाएंगे? शरद पवार जो बोलेंगे वही करेंगे, बड़ा सवाल। शरद पवार जो बोलेंगे वही करेंगे, बड़ा सवाल। फिर क्या था? महाविकास आघाड़ी में दरार आना शुरू हो गया। शरद जी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है उनके बारे में। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जो दुनिया भर में बवाल का बवंडर उठ गया? अजित पवार शरद पवार की मीटिंग जो चौड़िया जी के घर पर हुई, कहा जाता है कि यह मीटिंग गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया गया और अंततः सत्य का बांध फूट गया। महाविकास आघाड़ी में नाराजगी के स्वर गूंजने लगे। इंडिया भारत भर का गठजोड़ जिसको शरद जी लीड कर रहे हैं उसमें भी खलल शुरू हो गया। शरद पवार जी ने बोल दिया कि कतई किसी हालत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। मित्रों, ये किस्सा क्या कहलाता है? आज तक शरद जी ने जो कहा उसके विपरीत किया है। उनका चुनाव चिन्ह के बारे में और पक्ष टाइटल के बारे में उदासीन रहना बहुत कुछ दर्शाता है और सभी को सोचने में मजबूर करता है। आप भी सोचो, भला 50 साल की मेहनत भला कोई ऐसे ही छोड़ देगा? और तो और जब मीटिंग की बात थी तब शरद जी को भाजपा के साथ नहीं जाना है तो मीटिंग तीसरे स्थान पर रखी गई। और गौर करने की बात यह है तो फिर यह तीसरी जगह रखी मीटिंग में शरद पवार जी क्यों पधारे हैं? मोदी जी की चाल और शरद जी की सोच को कोई चाणक्य नहीं जान सकता। इन बातों में से एक बात उभर कर सामने आती है कि इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने को और 50-50% वाला प्रतिपक्ष उभरने से पहले ही खत्म करने की कोशिश चल रही है। अजित पवार शरद पवार आज भी एक पक्ष है और मोदी जी के साथ शरद जी भाजपा में शामिल होंगे या पक्ष का सारा बोझ अजित पवार को सौंपकर राजनीति से संन्यास लेंगे। सुप्रिया ताई को कोई केंद्र में बड़ा मंत्री पद बहाल होगा और इंडिया गठबंधन की पूरी हवा साफ कर दी जाएगी। जबकि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और कांग्रेस पक्ष की आखिरी उम्मीद है जिसपे आस लगाकर सारा विपक्ष काफी उम्मीदें लगाकर बैठा है और हमेशा की तरह मोदी जी 4 कदम आगे की चाल सोचकर शरद जी के साथ मिलकर सारा विपक्ष देशव्यापी गठबंधन पहले से ही तार-तार करने में जुटा हुआ है। रणदीप सुरजेवाला का वो बयान जिसमें वो भाजपा को वोट देने वाले को राक्षस और श्राप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। लेकिन भ्रष्ट पक्ष में, हिंदू विरोधी पक्ष में, सत्ता लोलुप पक्ष में शामिल होने वाले हिंदू रणदीप सुरजेवाला ने कौन सी तपस्या की है जो सुरजेवाला का श्राप फलित हो? मोदी जी को संसद में खुलेआम कहते हैं कि विपक्ष को सीक्रेट वरदान मिला है कि विपक्ष जितनी उनकी आलोचना करे उतना ही भाजपा फलेगा फूलेगा। अब आगे क्या रणनीति होगी
ये तो होने वाली राजनीति पर निर्भर होगा, पर हम तो यही कहेंगे, मोदी जी की चाल और शरद जी की सोच, इनको कोई चाणक्य नहीं जान सकता। नमस्कार मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।